एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे जितने भी साइकोलॉजिस्ट को बारे में मैंने कवर कर रखा है, उसमें से कुछ ही साइकोलॉजिस्ट अभी बचे हैं जो कि आज के जो कोहलबर्ग हैं, इनका कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ द मॉडल डेवलपमेंट जो है ये यूपी टेट के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ही चुनिंदे जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो आपका यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो। सीटेट में तो खास करके दो ही साइकोलॉजिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक हैं कोहलबर्ग और एक हैं जीन पियाजे। लेकिन यूपी टेट के लिए मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट के बारे में पूछा जाता है, जिनमें से कोहलबर्ग जो है उनमें वन ऑफ देम है। और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग कहानी के थ्रू इन्होंने क्या किया है, मोरल डेवलपमेंट के बारे में जो थ्योरी है उसके मतलब बहुत अच्छे से समझाया है। तो आज हम लोग जो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है मोरल डेवलपमेंट में, जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को देखेंगे, उनकी इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी हैं उनके बारे में समझेंगे, और कुछ व्यवहारिक उदाहरणों के साथ जो है इन अवस्था का विश्लेषण, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये स्टेज होते हैं, राइट, जो स्टेजेस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो 6 स्टेजेस है ना, इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हमेशा मिसमैच किया जाता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूपी टेट, सी टेट या फिर रीट कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे, क्योंकि मोरल डेवलपमेंट आप जैसे एक यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, राइट, उसमें भी इथिकल पेपर होता है कि क्या सही है क्या गलत है। इससे मतलब बहुत सारी चीज़ें, आप लॉजिकल थिंकिंग से नहीं मतलब कि आप कितना इंटेलिजेंट है, इसमें ये चीज़ें दिखाती हैं कि आप मोरली कितना डेवलपमेंट है, मतलब आपका जो मोरल है वो कितना डेवलपमेंट है। तो इसको हम लोग देखते हैं एक बार। जैसे आधारशिला है नैतिकता के अध्ययन का सफ़र। सबसे पहले अगर देखा जाए कि जो नैतिकता के बारे में, जो मोरल डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले जीन पियाजे ने ही बात की है, लेकिन इसमें कोहलबर्ग को ज़्यादा श्रेय मिला है। सबसे पहले अगर पूछेगा अगर एग्ज़ाम में कि जो मोरल डेवलपमेंट है किसने दिया है, तो वो जीन पियाजे ने दिया है। लेकिन अगर जो कोहलबर्ग हैं इस मोरल डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया, राइट, इसलिए जो मोरल डेवलपमेंट का श्रेय है वो कोहलबर्ग को मिलता है। तो जो अध्ययन का सफ़र है मोरल डेवलपमेंट में, तो इन्होंने इसमें जीन पियाजे जो है इसके प्रवर्तक हैं। कोहलबर्ग से कई साल पहले पियाजे ने नैतिक विकास की नींव रखी थी, कि अगर देखा जाए तो कोहलबर्ग से बहुत समय पहले ही इन्होंने क्या कर दिया था, जीन पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट को समझाया था। मुख्य विचार, बच्चे का नैतिक विकास उसके मानसिक संज्ञानात्मक विकास के साथ होता है। जो जीन पियाजे हैं ये सीधे बोलते हैं कि बच्चे का जो नैतिक विकास है ना, उसके मानसिक मतलब संज्ञानात्मक विकास के साथ होता है। जो उसका नैतिक विकास है मोरल डेवलपमेंट, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ उसका विकास होता है। जो कोहलबर्ग यहाँ पे बोलते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग भी कहीं कहीं लिखता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। पियाजे के काम को आगे बढ़ाया और उसे 3 स्तरीय और 6 चरण वाले विस्तृत ढांचे को डाला। मतलब जीन पियाजे जो थे, जो कोहलबर्ग थे, वो जीन पियाजे के काम को जो मोरल डेवलपमेंट में किया था उसी के आगे इन्होंने बढ़ाया और उसे क्या कर दिया, 3 स्तर पे और 6 चरण में डिवाइड कर दिया। जो मुख्य विचार थे इनके कि नैतिकता केवल सही या गलत के नियमों का मानना नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि आप उस निर्णय के पीछे क्या तर्क या क्या रीजनिंग देते हैं। मतलब नैतिकता बस ये नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपने कह दिया ये सही है, राइट, किसी ने कहा नहीं ये गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इससे ये नहीं क्लियर होगा कि किसका मोरल डेवलपमेंट ज़्यादा है। अगर आप लॉजिकली, अगर थ्रू द रीजनिंग आप ये चीज़ प्रूफ करते हो, या फिर सोसाइटी के थ्रू ये सर्वमान्य है कि हाँ ये सही है, राइट, तब वहाँ पे इसे मतलब मोरली देखा जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। तो लॉजिकल मतलब रीजनिंग के थ्रू आपको वो चीज़ें प्रूफ करना पड़ेगा, दैट्स इट। मापन का तरीका क्या है, तो यहाँ पे जो नैतिक दुविधा है, मोरल डिलेमा जो है, कोहलबर्ग ने लोगों की नैतिकता मापने के लिए उन्हें नैतिकता दुविधाओं की कहानी सुनाई। सबसे प्रसिद्ध कहानी है हिंज की दुविधा। ये पूछता है कि जो हिंदी मतलब कहीं कहीं पूछ लेता है कि हिंज की जो दुविधा की कहानी है वो किसने मतलब किस में मेंशन है, तो आप डेफिनेटली बोलिएगा कि ये कोहलबर्ग ने हिंज की कहानी के बारे में, मतलब इनका रिलेशन जो है हिंज की दुविधा कोहलबर्ग से रिलेटेड है। तो इन्होंने नैतिकता को मापने के लिए क्या किया, एक कहानी, छोटी सी कहानी है, उसके थ्रू आप भी अपना एक बार जो मोरल डेवलपमेंट है एक बार सोचिएगा। जैसे परिस्थिति उन्होंने दिया हिंज कि हिंज की जो पत्नी है वो मृत्युशैया पर है। मृत्युशैया मतलब मरने वाली है, राइट। एक केमिस्ट के पास दवा है लेकिन वो बहुत महंगी है, हिंज के पास पैसा नहीं है। मतलब जो हिंज की पत्नी है, राइट, वो मृत्युशैया पे मरने वाली है, लेकिन एक केमिस्ट के पास उसकी दवा है कि अगर वो दवा अगर हिंज
उस अपने पत्नी को दे देता है तो उसकी पत्नी बच जाएगी, राइट। लेकिन वो दवा जो है बहुत महंगी है, राइट, और अब हिंज के पास पैसा भी नहीं है। तो आप बताइए हिंज को क्या करना चाहिए। यही जो साइकोलॉजिस्ट कोहलबर्ग हैं, ये इनका यही थिंकिंग है कि दुविधा ये है कि क्या हिंज को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करनी चाहिए। मतलब इसका मतलब ये सीधे सीधा है कि या तो वो उसके पास पैसा नहीं है, उस दवा को चुरा करके अपने पत्नी को दे दे, राइट, तो उसकी पत्नी बच जाएगी। एक तरह से मोरली देखा जाए तो ये भी सही है। या फिर सोसाइटी को लेकर देखा जाए कि अगर वो दवा को चुरा कर, बिना पैसे का अगर दवा चुरा करके अपने पत्नी को देता है, तभी यहाँ पे चोरी करना भी एक तरह से क्या है, डिलेमा है। तो अपना ये जरूर लॉजिकल थिंकिंग लगा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप सोच पा रहे हैं कि क्या उसे दवा चुरा करके पत्नी को देना चाहिए या फिर सोसाइटी को देखते हुए उस पत्नी को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। ये कोहलबर्ग का ये क्वेश्चन था, मतलब हिंज को लेकर के इन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे मोरली शो की है, जो कि अब आपके अगले स्टेज में ये कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि कैसे जो हिंज की स्टोरी है, जो 3 स्तर हैं और उसके जो 6 अवस्थाएं, जो चरण हैं, उसको इस कहानी से कैसे रिलेट करके सारी चीज़ें मतलब समझी जाएंगी। निष्कर्ष का जो आधार है, मतलब जो कोर मेजर पॉइंट है इस कहानी को सुनाने के लिए, जो कोहलबर्ग के लिए यह बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं था कि बच्चे ने हाँ कहा या ना। उनके लिए केवल एक बात महत्वपूर्ण थी, क्यों, निर्णय के पीछे का नैतिक तर्क क्या है। मतलब हिंज का एक क्वेश्चन पूछने का मतलब ये कतई नहीं था कि आप मतलब दवा उसे चुरा कर दे दो या फिर पत्नी को मरने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका आंसर हाँ आता है या नहीं आता है तो उसके पीछे का आप तर्क दो, राइट, कि इस थ्रू मतलब इस तर्क के थ्रू ये चीज़ सही है। ये बोलते हैं कोहलबर्ग। सिद्धांत की जो रचना है, जिसके जो 3 स्तर और 6 अवस्थाएं हैं, इसमें अगर देखा जाए, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता, वेट, यप। पहला जो इसमें है स्तर, पहले में इसमें 2 चरण है। पहला चरण है आज्ञा पालन और दंड, मतलब ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। फिर उसके बाद आपका है सेकंड चरण, जिसमें आपका अहंकार है, टिट फॉर टैट। देन उसके बाद है आपका जो सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज में भी 2 चरण है, उसमें भी जो चरण नंबर 3 है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, मतलब गुड बॉय और गुड गर्ल के बारे में है। देन उसके बाद जो 4th स्टेज है वो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, जितने भी रूल वगैरह हैं। देन उसके बाद जो आपका 3 स्टेज है उसमें 2 चरण है, एक 5th और 6th, राइट। तो इसमें जो है सामाजिक समझौता है और 6th चरण में सार्वभौमिक नीतिपरक। जो 5th वाला है वो सोशल कंट्रैक्ट की बात करेगा इसमें, और इसमें जो है 6th वाले चरण में सार्वभौमिक नीतिपरक है, यूनिवर्सल इथिकल है। हालांकि इसमें वर्ष भी मेंशन किया गया है कि जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, पूर्व परंपरागत अवस्था जो है वो 4 से 10 वर्ष है, और जो सेकेंड है कन्वेंशनल स्टेज है परंपरागत, वो 10 से 13 वर्ष है, और जो पोस्ट कन्वेंशनल है उत्तर परंपरागत, वो 13+ इसमें मेंशन है। हालांकि मैंने एज वाइज कहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखा, हमेशा स्टेज से क्वेश्चन पूछता है, और स्टेज में जो 2 जो चरण हैं, राइट, प्री कन्वेंशनल स्टेज, उसमें भी 2 पार्ट किया गया है। तो 3 स्टेज है और उसमें 6 स्तर हैं, 2-2 स्तर, मतलब स्तर हर एक स्टेज में है। तो हम लोग एक एक करके आप डिफाइन करेंगे कि मतलब कैसे किस स्टेज में क्या होता है। थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ। या पहला यहाँ पे है जो आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 4 से 10 वर्ष की आयु में इसमें मेंशन किया गया है। इसमें क्या होता है कि इस स्तर पर बच्चे में स्वयं की नैतिकता नहीं होती है, सही और गलत का फैसला बाहरी परिणामों, सजा या इनाम पर निर्भर करता है। मतलब जो प्री कन्वेंशनल अवस्था होती है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा 10 से 14 वर्ष का है, तो उसके पास वो मोरली इतना डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ रहता है कि वो क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय ले पाए, और वो डिपेंड करता है दूसरे के थिंकिंग पे। तो इसमें जो चरण फर्स्ट है, जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, इसमें भी 2 चरण है। पहला चरण आपका है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, आज्ञा पालन और दंड। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा सोचता है कि अगर मैं नियम तोड़ूंगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, राइट। नैतिकता का जो आधार है, ये दंड के भय की वजह से नियम अस्थायी और निरपेक्ष माने जाते हैं। कि इसमें बच्चा सोचता है कि इसमें बच्चा दंड से बचने के लिए झूठ नहीं बोलेगा और आज्ञा का पालन करेगा। उसको लगता है कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो पेरेंट्स उसकी पिटाई करेंगे, तो उसको सही गलत कुछ भी नहीं पता है, बस उसको इतना पता है कि अगर ये मैं करता हूँ तो इसके लिए मेरे को पनिशमेंट मिलेगा। अगर हिंज के उदाहरण से देखा जाए तो हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि चोरी करने से उसे जेल हो जाएगी, सज़ा मिलेगी। अगर उस कहानी को यहाँ से रिलेट किया जाए तो अगर फर्स्ट वाले मतलब प्री कन्वेंशनल में देखा जाए चरण फर्स्ट में, तो इसमें अगर सीधे से हिंज पे अप्लाई होता है कि अगर वो चोरी करेगा तो उसे जेल होगा, राइट। आई होप आपको फर्स्ट चरण यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। सेकेंड चरण में आइए, जो प्री कन्वेंशन का दूसरा चरण है, इसमें इंडिविजुअलिज्म है और एक्सचेंज है, कि मतलब अहंकार भी कह सकते हो आप, कि दूसरे लेवल पे अगर देखा जाए इसी को टिट फॉर टैट भी बोला जाता है, राइट। इस वाले स्टेज को कभी कभी पूछ लेता है कि टिट फॉर टैट किस में आता है, तो वो प्री कन्वेंशनल के सेकेंड स्टेज में। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा ये सोचा जाता है कि मेरा क्या फ़ायदा, मतलब जैसे को तैसा, कि अगर आप, जैसे होता है ना कि आप मेरे लिए कुछ करते हो, राइट, तो मेरे को भी कुछ करना पड़ेगा, या फिर मैं आपके लिए कुछ करता हूँ तो आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ पे यहाँ पे हमेशा टिट फॉर टैट की बात होगी, तो वो जो कि सेकेंड चरण की बात है। नैतिकता का जो आधार है, अगर हम इसमें देखें तो व्यक्तिगत लाभ और अदला बदली, कि हमेशा इसमें विनिमय प्रणाली होगी, कि जैसे मान लीजिए आपके पास चावल है, राइट, ओके, और किसी के पास मतलब आटा नहीं है तो आपने एक्सचेंज कर लिया, तो ये इस वाले स्टेज में मेंशन होते हैं। जैसे मान लीजिए हिंज के उदाहरण से अगर देखा जाए इसको, तो हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पत्नी बचेगी तो हिंज के काम आएगी, या केमिस्ट को पैसा देकर दवा मतलब लेनी चाहिए। मतलब यही बात इसमें कहा जा रहा है, क्योंकि अगर हिंज यहाँ पे ये सोचता है, मतलब टिट फॉर टैट की बात, कि अगर मैं अपनी वाइफ को बचा लेता तो इन फ्यूचर मेरे को काम आएगी, दैट्स मीन मतलब खाना बनाने या जो भी, तो एक तरह से उसके माइंड में अगर टिट फॉर टैट वाली बात आ गई, या फिर अदला बदली वाली बात, मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं था, हो सकता है उसके पास कुछ टूल्स रहे होंगे ऐसे इंपॉर्टेंट, या फिर उसके पास गहने रहे होंगे जो कि उससे एक्सचेंज करके वो दवा ले सकता था, तो इसको सेकेंड स्टेज में मेंशन किया गया है। तो पहला स्टेज रहा आपका ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, एंड सेकेंड वन एक्सचेंज वाला है, जिसमें टिट फॉर टैट मेंशन किया गया है। तो दोनों स्टेज आप याद रखिएगा। देन आपका आता है कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें 10 to 13 ईयर्स की मतलब यहाँ पे मेंशन किया गया। इस स्तर पर बच्चा समाज द्वारा तय किए गए नियमों को अपनाता है और नैतिकता का आधार समाज की स्वीकृति और कानून है। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पे प्री कन्वेंशन की बात किया जाए, हमेशा रूल एंड रेगुलेशन का ध्यान में रखिएगा अपने दिमाग में, कि इस स्तर पर बच्चा समाज द्वारा तय किए गए नियमों को अपनाता है और नैतिकता का आधार समाज को स्वीकृति और कानून है। जैसे इसमें भी जो आपका कन्वेंशनल स्टेज है, इसमें भी 2 चरण होते हैं, तीसरा और चौथा, जो कि ऑलरेडी पहले स्टेज में पहला दूसरा हो गया, और दूसरे स्टेज में तीसरा और चौथा। जो तीसरा चरण है, इसमें क्या है, इसमें हमेशा मतलब गुड बॉय और गुड गर्ल, मतलब अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, दैट्स मीन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात होगी, कि समाज मुझे अच्छा मानेगा, स्वर्णिम नियम या गोल्डन रूल के बारे में। जैसे इसमें एक चीज़ रहता है कि हमेशा बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि जैसे 10 से 13 वर्ष की आयु में जो बच्चा है, ये अप्लाई होता है, जो कोहलबर्ग ने, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये बताए होंगे। जैसे कोई बच्चा 10 से 13 साल का रहता है ना, जो पेरेंट्स बोलते हैं, जैसे कोई रिलेटिव आ जाता है, राइट, बेटा गाना सुनाओ, दिन बच्चा क्या करता है, उसको ये नहीं पता क्या गलत है क्या सही, ना तो शाय फील करता है कुछ भी, बस उसको ये पता है कि अगर मैं सॉन्ग सुनाऊंगा तो हमारे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, मतलब कि जो रिलेटिव है वो खुश होंगे। तो मतलब उसको बस अच्छा बनने की ज़रूरत होती है, राइट। बच्चा अपना होमवर्क करता है कि उसको टीचर डांट ना लगाए, राइट, कि मतलब जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स मीटिंग होगी तो पेरेंट्स जो टीचर्स हैं वो क्या करेंगे, पेरेंट्स से बोलेंगे कि आपका बच्चा हमेशा होमवर्क करता है, अच्छा है, तो बस उसे अच्छा बनने की ज़रूरत होती है। नैतिकता का जो आधार है दूसरे की नज़रों में स्वीकृति पाना। जैसे क्या है, हिंज का उदाहरण अगर देखा जाए तो हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग चोरी नहीं करते, चोरी करने से समाज उसे गंदा आदमी कहेगा। जैसे अगर यहाँ पे हिंज सेकेंड स्टेज में, जो कन्वेंशनल स्टेज है, इसमें अगर तीसरा चरण देखा जाए, तो अगर हिंज इस बात को अप्लाई करता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अच्छा बनने की कोशिश करता है, तो वो यहाँ पे ये आप याद ध्यान से सोचिएगा, जब मैं वो स्टोरी सुनाया था तो आपको लगा होगा या तो इसका आंसर होगा चुरा लेना चाहिए या नहीं चुराना चाहिए, लेकिन अगर इसका देखा जाए तो क्लियरली आंसर 6 स्टेज में निकल रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अच्छे लोग चोरी नहीं करते। अगर उसके माइंड में ये विचार आ गया कि अच्छे लोग चोरी नहीं करते, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, और चोरी नहीं करेगा। अब आते हैं 4th स्टेज में, सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान। इसमें मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, हमेशा क्या किया जाएगा कि जो भी मतलब बच्चा रहेगा या फिर जो भी व्यक्ति रहेगा, वो हमेशा मेंटेन द सोशल ऑर्डर के बारे में सोचेगा। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, दैट्स मीन कुछ भी हो जाए हमको रूल नहीं तोड़ना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
जब भी होगा कि जैसे मुख्य सोच, मतलब इसमें ये भी है कि प्राण जाए पर मतलब नियम ना जाए, है ना, थोड़ा सा कि मतलब कि जो रूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। नैतिकता का अगर आधार देखा जाए, कानून का सख्ती पालन करना है, सामाजिक मतलब समाज को सर्वोपरि रखना है, हमेशा सोसाइटी को फर्स्ट देना है। अब जैसे हिंज के उदाहरण इसमें ले लिया जाए तो चोरी करना पाप है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, हिंज को कानून नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, इस स्टेज में अगर उस कहानी को रिलेट किया जाए तो हिंज पे ये नियम है कि चोरी करना अगर वो देखेगा तो पाप है, राइट, कि चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, कानून नहीं तोड़ना है। कानून तोड़ना इन द सेंस कि ये रूल के विरुद्ध है चोरी करना, ओके। तो इसमें हमेशा रूल का पालन होगा। जैसे ये मैं हिंज की कहानी बता रहा हूँ, कभी कभी आपके एग्जाम में जब मतलब अगर अच्छा क्वेश्चन बनता है तो उसमें किसी स्टोरी को मेंशन कर दिया जाता है, राइट, कोई थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी स्टोरी दे करके वो क्लियर करेगा कि जो साइकोलॉजिस्ट कोहलबर्ग हैं वो कौन सा स्टेज इसमें फॉलो कर रहा है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, राइट। इसमें आपका 13+ ईयर के मतलब जो भी स्टूडेंट है, मतलब बच्चे आते हैं, यह नैतिकता का उच्चतम स्तर है अगर इसको देखा जाए, क्योंकि मैंने बताया प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। तो जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है यह नैतिकता का उच्चतम स्तर है। व्यक्ति समाज के नियमों से ऊपर उठकर अपने स्वयं के नैतिक सिद्धांतों, स्व विवेक का निर्माण करता है। इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है यह नैतिकता का सबसे उच्चतम स्तर होता है। व्यक्ति समाज के नियमों से ऊपर उठकर अपने स्वयं के नैतिक सिद्धांतों, स्व विवेक का निर्माण करता है। इसमें जो स्टेज थर्ड में चरण 5th है और 6th। 5th में क्या है कि सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स के बारे में इसमें है कि जो मुख्य सोच है मतलब नियम समाज की भलाई के लिए है, अगर नियम से नुकसान हो तो उसे बदल देना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें जो रूल होता है वो सोसाइटी के लिए होता है, नो डाउट समाज की भलाई के लिए होता है, लेकिन अगर उससे कोई नुकसान हो तो इस नियम को क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। नैतिकता का जो आधार है लचीलापन, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को महत्व दिया गया है, और मानवाधिकार। जैसे हिंद का उदाहरण है कि मानव जीवन किसी भी नियम से बड़ा, मतलब मानव जीवन किसी भी नियम से बड़ा है, पत्नी की जान बचाने के लिए नियम कानून क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। क्योंकि इसमें जो है अगर देखा जाए इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, राइट, कि जो मानव जीवन है वो किसी भी नियम से बड़ा होता है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, हिंज को दवा चोरी करके अपनी वाइफ को बचा लेना चाहिए। या जो यहाँ पे 6th स्टेज है, आई होप आपका चरण 5th क्लियर हो गया होगा। इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें रूल को ब्रेक कर सकते हैं, इसमें जो है रूल को आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ओके। यदि कोई मतलब मान लीजिए सभी लोग से रिश्वत ले रहा है तो तुम अपने काम के लिए लड़ सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई मतलब आदमी है ना, वो सभी से क्या कर रहा है, किसी काम के लिए रिश्वत ले रहा है। मान लीजिए आपने बैंक में गए, है ना, वो आप देखा ना वहाँ के कोई स्टाफ जो है वो क्या कर रहा है, सभी से रिश्वत ले रहा है, लेकिन आपको सबके लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल राइट्स के लिए आप खुद के लिए लड़ सकते हैं, राइट, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो वो अगर क्रॉस क्वेश्चन करता है तो आप सभी के बारे में ना सोच के अपने लिए तो लड़ सकते हैं, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रूल को ब्रेक कर सकते हैं। अब आते हैं 6th स्टेज में। तो यहाँ पे जो चरण 6th है इसमें सार्वभौमिक नीतिपरक है, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल आता है। जैसे इसमें आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल राइट्स आता है, लेकिन इसमें यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल आता है। मुख्य सोच जो इसमें है, मैं भूखा रहूं पर दूसरा खा ले, सामुदायिक कल्याण के बारे में इसमें सोचते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि मतलब इसमें यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल लागू होता है कि मैं भूखा रह जाऊं भले, लेकिन दूसरा जो सामने कोई है वो क्या कर ले, खा ले। इसमें हमेशा हम समाज की भलाई के बारे में सोचते हैं, और इसमें यहाँ पर अपना कोई निजी स्वार्थ को न देखकर, जैसे आप इसमें जैसे इसमें इंडिविजुअल अपना स्वार्थ था ना, लेकिन यहाँ पे किसी निजी स्वार्थ को ना देख करके सभी की भलाई के लिए मतलब लड़ता है आदमी। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी थे, राइट, MK गांधी, नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ा, जब भी लड़ा तो वो समाज के लिए लड़ा, मतलब यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल के लिए लड़ा कि क्या चीज़ सही है, और उसमें सभी की भलाई के लिए लड़ा था, ना कि अपने इंडिविजुअल राइट्स के लिए। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी हैं, राइट, और नेल्सन मंडेला जी हैं, ओके, क्योंकि इन्होंने
पूरे समाज के यूनिवर्सल मतलब समाज के लिए लड़ा था, न कि अपने इंडिविजुअल राइट्स के लिए लड़ा था। अगर यहाँ पे देखा जाए नैतिकता का जो आधार है अंतर आत्मा की आवाज़, मतलब जो कॉन्शियस है कि कॉन्शियस को सुनना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। अहिंसा का उदाहरण देखा जाए तो कमिस्ट को स्वयं ही दवा दे देनी चाहिए थी। मानव कल्याण के सामने पैसा या संपत्ति का कोई मूल नहीं है। दैट इज़ अ क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपने कभी जब मैं ये क्वेश्चन पूछा कि हिंज वाला जो स्टोरी मैंने बताया तो वहाँ पे क्या अप्लाई हो गया, तो आप बस हमेशा यही सोच रहे थे कि मेरे को क्या करना चाहिए। आपने ये चीज़ अप्लाई ही नहीं किया होगा कि यहाँ पे जो केमिस्ट जिसके पास दवा थी उसको भी कुछ सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। तो ये ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा कि क्या इस चीज़ को भी अपने दिमाग में आपने आंसर में रखा था कि हाँ ये तो केमिस्ट भी सोच सकता था कि उसकी वाइफ की तबीयत ख़राब है तो मेरे पास जो दवा है उसे दे देना चाहिए। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि हिंज का उदाहरण केमिस्ट को स्वयं ही दवा दे देनी चाहिए थी। मानव कल्याण के सामने पैसा या संपत्ति का कोई मूल नहीं है। राइट। तो अगर ये केमिस्ट ऐसा करता है तो अपना निजी स्वार्थ छोड़ करके वो क्या करता है, कल्याण करता है ना, कि वो दवा दे देता है बिना पैसा लिए। तो आई होप आपको जो 6 स्टेज थे वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, जो कि मैंने स्टोरी के थ्रू या फिर कुछ अच्छे एग्जाम्पल जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला या फिर कुछ जैसे दैनिक जो एग्जाम्पल होते हैं उसके थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया। तो जिस तरह से यहाँ पे 3 स्तर थे और 6 अवस्थाएं थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं जो कोहलबर्ग की हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे 6 स्टेज हो गया। फिर एक चीज़ और है, एक छोटी सी कहानी है, हालांकि बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं करना चाहिए, बस एक बार थोड़ा सा अगर इससे भी क्लियर हो जाता है तो आप शायद भूलेंगे ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है केंद्र सेंटर, जो एक बीमार महिला है जिसे डॉक्टर ने कुछ खाने को कहा है, क्या उसे करवा चौथ का व्रत तोड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक महिला है जिसका तबीयत बहुत ख़राब है लेकिन उस दिन करवा चौथ है, डॉक्टर ने बोला है कि आपको क्या करना चाहिए, करवा चौथ का व्रत तोड़ देना चाहिए। तो आप हर एक स्टेज में देखिए महिला के रिगार्डिंग कि सारे स्टेज को क्लियर हो। जैसे पहला चरण है जो आज्ञा और दंड की बात है, नहीं व्रत मतलब तोड़ा तो भगवान करवा चौथ में क्या करेंगे, दंड देंगे। जैसे बच्चा सोचता है कि अगर हम पेरेंट्स का कहना नहीं मानेंगे तो हमको दंड देंगे, तो इसी तरह जो औरत है वो सोच रही है कि अगर मैं करवा चौथ व्रत तोड़ती हूँ तो हमें भगवान क्या करेंगे, दंड देंगे। जो कि स्टेज पहले में चरण फर्स्ट है। चरण सेकंड में आइए, मतलब इसमें विनम्र है, अहंकार। पति को भी व्रत रख लेना चाहिए ताकि नुकसान बराबर हो जाए। राइट। इसमें अगर वो सोचेगी कि टिट फॉर टैट की बात आ जाएगी अगर उसके अंदर, वाइफ के अंदर, तो वो सोचेगी कि पति को भी तो व्रत रख लेना चाहिए जिससे दोनों का क्या हो जाए, मतलब जो स्टेज है वो बराबर हो जाए। दैट्स मीन मैं व्रत हूँ तो आप भी मेरे लिए व्रत रहो। फिर चरण जो थर्ड वाला है यहाँ पे, इसमें अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाला जो बोला था, गुड बॉय गुड गर्ल्स की बात होती है। नहीं, अच्छी पत्नियाँ कभी अपना व्रत नहीं तोड़ती हैं। अगर औरत ये सोचती है कि नहीं, कभी भी अच्छी जो औरत होती हैं या पत्नी होती हैं वो कभी भी करवा चौथ का व्रत नहीं तोड़ती हैं, तो इसमें भी आप ध्यान रखेंगे। देन अगर स्टेज 4 में देखा जाए, राइट, तो इसमें कानून व्यवस्था है कि प्राण जाए पर नियम ना जाए, मतलब रूल को कैसे किसी भी हालत में ब्रेक नहीं करना है। व्रत की यह परंपरा हर हाल में निभानी होगी। अगर यहाँ पे एज वाइफ वो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए, तो वो स्टेज 4 में आता है कानून व्यवस्था, इससे रिलेट कर सकते हो आप। फिर अगर देखा जाए चरण 4 में सार्वभौमिक विवेक, मतलब विवेक, जिसमें जो है आप रूल को ब्रेक कर सकते हो इंडिविजुअल राइट्स के लिए। मैंने वो जो एक्सप्लेन किया था, तो पति को स्वयं आगे आकर कहना चाहिए कि व्रत की आवश्यकता नहीं है, जीवन की रक्षा सर्वोपरि है। राइट। अगर पति खुद आके ऐसा कुछ बोलता है तो ये सार्वभौमिक विवेक आता है। लेकिन इससे पहले हम लोग 5th चरण को सोचेंगे, राइट, कि सामाजिक समझौता, मतलब स्वास्थ्य और जीवन नियमों से बड़े हैं, जान बचाने के लिए व्रत के नियमों में छूट ले लेनी चाहिए। जैसे अगर ये 4th स्टेज में अगर एज ए वाइफ वो सोच रही है इंडिविजुअल राइट्स को लेकर के अपने खुद की भलाई के लिए, तो स्वास्थ्य और जीवन नियमों से बड़े हैं, कि मतलब जो स्वास्थ्य है, अपना जो जीवन है, मतलब खुद के बारे में वाइफ सोच रही है इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, तो कह रही है कि स्वास्थ्य और जीवन बड़े हैं, जान बचाने के लिए व्रत और नियमों में क्या करना चाहिए, छूट ले लेनी चाहिए। दरअसल यही चरण 4th में जिस तरह से हिंज के बारे में बोला गया था, वहाँ यहीं पे ये बोला जाता है पति को स्वयं आकर के कहना चाहिए कि व्रत की आवश्यकता नहीं है, जीवन की रक्षा सर्वोपरि है। इसमें सार्वभौमिक विवेक का यूज होता है। तो जैसे जिस तरह से यहाँ पे एज ए हस्बैंड इन्होंने कंसिडर किया है,
उसी तरह से जो हिंज का जो 6 स्टेज था, इस स्टेज में जो कि आप अगर सोचे होंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक बार ज़रूर सोचिएगा कि जो मैंने क्वेश्चन दिया था तो क्या आपने हिंज के मतलब जो केमिस्ट के पर्सपेक्टिव में भी सोचा था आंसर या नहीं, कि केमिस्ट को स्वयं ही दवा दे देनी चाहिए, मानव कल्याण के सम्मान और पैसा या संपत्ति को कोई मूल नहीं होता है, कि यहाँ पे भी तो जो केमिस्ट था उसका भी तो फर्ज बन रहा था, तो वो आएगा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में, जैसे हस्बैंड ने वहाँ पे आके खुद वाइफ को बोलता है कि आपको व्रत क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। तो आई होप ये सारे स्टेज आपको क्लियर हुए होंगे। और कुछ इनकी आलोचना भी है, जो गिल्गन नाम के कैरोल गिल्गन हैं, उन्होंने क्या किया है, क्रिटिसाइज भी किया है इन्होंने जो भी स्टेज दिया है या फिर जिस तरह से इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं। तो आलोचना किस दृष्टि से किया है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट जब अपनी कुछ बात करते हैं तो कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं या फिर उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो इनकी आलोचना क्या है, गिल्गिन जो कोहलबर्ग की ही छात्रा थी ने इस सिद्धांत की 3 प्रमुख आलोचनाएं की हैं। जो गिल्गिन है मतलब कैरोल गिल्गिन, ये जो हैं, ये जो साइकोलॉजिस्ट कोहलबर्ग हैं, इनकी खुद ये छात्रा रह चुकी हैं जो गिल्गिन, और इन्हीं ने क्या किया है, इनके मतलब आलोचना की है वो जो इनके सिद्धांत की, वो भी 3 प्रमुख आलोचना है। अब देखते हैं कौन कौन सी आलोचना है। पुरुष की नैतिकता, यहाँ पे लिखा गया ना, पुरुष की नैतिकता या कोहलबर्ग न्याय और नियमों पर आधारित होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, न्याय और नियमों पर आधारित होती है। फिर महिलाओं की नैतिकता जो गिल्गिन है, देखभाल और रिश्तों मतलब केयर एंड जो कंपेंसन है पर आधारित होती है। मतलब पत्नी कह सकती थी कि हिंज चोरी मत करो, मैं मर जाना पसंद करूंगी, राइट। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे पुरुषों की नैतिकता जो कोहलबर्ग ने बताया, महिलाओं की नैतिकता जो गिल्गिन यहाँ पे बोल रही हैं कि देखभाल और रिश्वत जैसे कि पर आधारित है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के थ्रू कि पत्नी कह सकती थी कि हिंज चोरी मत करो, मैं मर जाना पसंद करूंगी, राइट। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, अगर इस स्टोरी से आप रिलेट करो तो यहाँ पे जो लैंगिक पूर्वाग्रह है मतलब जेंडर बायस, अगर ध्यान से देखा जाए कि कोहलबर्ग का सिद्धांत केवल पुरुषों लड़कों पर किए गए प्रयोग पर आधारित था, इसमें महिलाओं के नज़रिए को गौण या सेकेंडरी रखा गया था। मतलब इन्होंने ये आलोचना किया है लैंगिक पूर्वाग्रह को लेकर के। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे जेंडर बायस की बात, कि जो कैरोल गिल्गिन बोलती हैं कि कोहलबर्ग का सिद्धांत केवल पुरुषों लड़कों पर किए गए प्रयोग पर आधारित था, इसमें महिलाओं के नज़रिए को गौण रखा गया, क्योंकि हमेशा इसमें पुरुष को लेकर ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें महिलाओं को उतना मेंशन नहीं किया गया है। आप फिर उसके बाद पहला, अब दूसरा यहाँ पे फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है सांस्कृतिक अनदेखी, मतलब जो कल्चर डिफरेंसेस हैं उसको भी इग्नोर किया गया है। जैसे कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत को सार्वभौमिक यूनिवर्सल माना, जबकि अलग अलग संस्कृतियों में नैतिकता के मायने अलग अलग होते हैं। जैसे इन्होंने बोल रही हैं कि इन्होंने क्या किया है, कल्चर डिफरेंसेस को इग्नोर किया है। जैसे कल्चरल डिफरेंसेस को कोहलबर्ग अपने सिद्धांत को मतलब सार्वभौमिक माना है, मतलब जो उनका सिद्धांत है वही सब कुछ है, जबकि अलग अलग संस्कृतियों में नैतिकता के मायने अलग अलग हो सकते हैं, कि जो अलग अलग कल्चर है वहाँ पे कुछ अलग अलग मोरल वैल्यू हो सकते हैं, जो अलग अलग नैतिकता हो सकती है, लेकिन इन्होंने अपने को ही बस प्रायोरिटी दिया है। ये गिल्गिन का कहना था। अब परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये हो सकता है कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि तर्क ही सत्य है, मतलब फोकस ऑन रीजनिंग, जो लॉजिक होते हैं, राइट, उस पर फोकस करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि कोई क्रिया या एक्शन नैतिक है या अनैतिक यह कार्य पर नहीं, बल्कि उसके पीछे नैतिक तर्क जो मोरल रीजनिंग है उस पर निर्भर करता है, राइट, कि कोई भी तर्क उसके पीछे जो नैतिक तर्क हैं मोरल रीजनिंग उस पर निर्भर करता है। और जो क्रमिकता है मतलब सिक्वेंशियल नेचर है कि नैतिक विकास हमेशा इसी क्रम से 1 से 6 में आगे बढ़ता है, और मतलब लिखा है कोई भी व्यक्ति बीच के किसी भी चरण को लांग कर इसकी मतलब सीधे अगले चरण पर नहीं जा सकता। जैसे क्रम सिक्वेंशियल नेचर है, जैसे मान लीजिए मैं स्टेज की बात किया था ना, मान लीजिए 3 स्टेज है, उसमें भी चरण थे, फर्स्ट में 2 चरण मतलब 6 चरण थे, स्टेजेस भी यहाँ पे देख लिया जाए तो 3 थे, राइट। तो इसमें यही कह रहा है कि नैतिकता विकास हमेशा इसी क्रम में आगे बढ़ती है, कि मतलब आप प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, कोई भी व्यक्ति बीच की चरण को लांग कर सीधे आगे अगले चरण में नहीं जा, ये नहीं कि आप प्री कन्वेंशन में सीधे पोस्ट कन्वेंशन में पहुंच जाओ। फिर आपका है निरंतरता का अभाव, जो इसमें डिसकंटिन्यूअस था, मतलब कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है अवस्थाओं में बटा है। मनोविज्ञान में जहाँ भी अवस्थाएं आती हैं वह विकास को निरंतर नहीं बल्कि
विच्छिन्न मानता है, मतलब डिसकंटिन्यूअस मानता है। जैसे मान लीजिए आप निरंतरता की बात कर दिए, राइट, जहाँ पे अवस्थाएं ला दी स्टेज 1 स्टेज 2 इस तरह, मतलब प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, तो वहाँ पे जो कंटिन्यूअस है बल्कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि आपने सीक्वेंस मतलब मैटर कर दिया ना। तो मतलब तर्क ही सत्य है, क्रमिकता मतलब सीक्वेंशियल नेचर की बात हो गई, और फिर निरंतरता का अभाव जैसे डिसकंटिन्यूअस की बात हो गई। यहाँ पे कोलबर्ग का सिद्धांत अवस्थाओं में बटा है। मनोवैज्ञानिक में जहाँ भी अवस्थाएं आती हैं वो विकास को निरंतर मतलब कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअस मान लेते हैं। अब आई होप इतनी सारी चीज़ें इसमें मैंने थोड़ा सा ये जो 50 के थ्रू तैयारी को सही दिशा दे, सिद्धांतों को केवल रटने नहीं, उनके पीछे के तर्कों को समझे। अच्छी बात है कि जैसे मैंने सारी स्टोरी बताया तो आप इसको रट नहीं सकते हैं कैसे भी। अगर आपको ये मान लीजिए ये स्टोरी याद हो गई तब भी इससे यहाँ से आप रिलेट करके सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। जो भी स्टेज है, स्टेज 1 मतलब मान लीजिए यहाँ पे है ना, स्टेज 2 स्टेज मतलब 3 4 5 6 इसके थ्रू, या फिर हिंज की जो स्टोरी है उसके थ्रू, या फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बीच बीच में, तो उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। तो गाइज़ अगर सच में आपको इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगा हो, अगर लगा हो कि हाँ अब तक इससे पहले मेरे जो साइकोलॉजिस्ट कोलबर्ग के रिलेटेड जो भी थिंकिंग था मोरल डेवलपमेंट को लेकर के, आपका भी कोई डिलेमा था कि ये आपको स्टेजें नहीं क्लियर हो रहे थे, अगर आपको लग रहा है कि सच में मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो भी यूपी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी टेट, यूपी टेट, रीट, ये जो टॉपिक है साइकोलॉजिस्ट मतलब जो यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट है कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट, ये हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो रीट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, कहीं पे भी जहाँ पे सीडीपी पूछी जाती है डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ गाइस आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। हाँ, इसके रिलेटेड मैं जो अभी थ्योरी करा रहा हूँ, लेकिन PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसे भी देख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप उसको भी अपलोड कर दूंगा वीडियो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज आप कहें तो कंप्लीट मैं प्रीवियस ईयर कराऊँ, या फिर सब्जेक्ट वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको मैं कवर कराऊँ। तो जल्द ही यहाँ से आप थ्योरी कवर कर लीजिए, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कर लीजिए, सो दैट जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। या फिर कोई भी किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए, जितने भी टॉपिक मैंने कवर कर दिया है आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, राइट। कंप्लीट CDP करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पे जाकर जो भी टॉपिक मैंने कवर कराया है उनको देखिए और अच्छे से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।